हेलो स्टूडेंट। इससे पहले हम 4 पार्ट बना चुके हैं। 5वें पार्ट के विषय में हम लास्ट पार्ट पे हैं। यहाँ पे इस चैप्टर के हमारा जो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो प्रारंभिक युद्धोत्तर जो वर्ष रहे हैं उनके विषय में यहाँ बात आएगी कि जो विकास दर क्या रही है विभिन्न देशों की। उसके बाद यहाँ क्योंकि हमने देखा है कि ब्रेटन वुड्स का जो निर्माण किया गया है उनमें, और जो ये किया गया है यूरोपीय देशों का, जो भी अब विकसित देश रहे हैं पहले मजबूत रहे हैं, उन देशों को ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है उस ब्रेटन वुड्स से। तो आगे भी हम एक संगठन देखेंगे जो भी विकासशील देशों के द्वारा मिलकर बनाया जाएगा, जो कि स्वतंत्र विकासशील देश रहेंगे उनके द्वारा G77 जिन्हें कहा जाएगा। आगे प्रारंभिक युद्धोत्तर जो वर्ष रहे उनमें औद्योगिक राष्ट्रों में जापान के लिए व्यापार और आय की वृद्धि में एक यहाँ प्रेतम सूत्र का युग का सूत्रपात हुआ है। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर जो 8% से भी ज़्यादा रही है, और इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हुई है। तो यहाँ वृद्धि देखने को मिली है। जिस तरह से उनका निर्माण किया गया संगठनों का, तो पॉजिटिव व्यू हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुँचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया है। कि जो यूरोपीय देशों में जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उन मशीनों का जो उन्होंने वहाँ से आयात किया है और अपने देशों में वो स्थापित की है, उनके विषय में बात की गई है। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता की बात आती है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद दुनिया का बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। उन्हें जो उपनिवेश अपने स्थापित किए हैं उनमें, और 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका में ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके हैं। यहाँ पे नए देश अस्तित्व में आ चुके हैं। भारत की हम बात करें, श्रीलंका की बात करें, जापान की बात करें, तो वो अस्तित्व में आ चुके हैं। चाइना की बात करें यहाँ पे, तो IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। वे संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबों की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया गया था, उसके कारण IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक में आखिर सालों में आकर ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे। और दुनिया की जहां अगर हम बात करें तो अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे, और नव स्वाधीन राष्ट्र के रूप में अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की जो प्रक्रियाएं रही हैं उनसे बाहर निकालने के लिए उन्होंने प्रयास किए हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जो दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि विकासशील देशों को लाभ नहीं हुआ, विकसित देशों को ही लाभ हुआ है यहाँ। तो इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIO की बात है। यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन के विषय में बात आ जाती है कि NIO नई आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है वो क्या है उसके विषय में, या G77 क्या है। सारी की सारी एक ही बात है, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमता है यहाँ पे सारा का सारा, कि संगठित हो गए। और जहाँ हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIO से, उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिन्होंने अपने संसाधनों का सही मायनों में नियंत्रण मिल सके। आप समझ सकते हो कि यहाँ जो जिस प्रकार से विकसित देशों के संसाधनों को कीमतें मिलती हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में, वैसे ही जो वस्तुओं की कीमतें उन्हें जो क्या है इन देशों में भी प्राप्त, कच्चे माल की वही कीमतें उन्हें मिले जो विकसित देशों को प्राप्त हो रही है, तैयार माल की कीमतें उन्हें वही मिले जो विकसित देशों को प्राप्त हो रही है। उन देशों ने इन देशों पर अपने प्रभाव बनाए हुए हैं, या फिर अपनी मनमर्जी से जो टैक्स हैं वो वसूलते रहे हैं, और इन देशों पर टैक्स ना वसूलने का दबाव है वो बनाते रहे हैं। इसी वजह से जो स्वतंत्र विकासशील देश है उन्होंने मिलकर G77 का जो निर्माण किया है। ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत के विषय में बात आती है कि क्या यहाँ प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं सालों की
स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद भी उत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक में ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमज़ोर कर दिया था। क्यों अमेरिका ने प्रभाव बनाया? क्यों डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितनी सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी, क्योंकि पहले डॉलर ज़्यादा था और सोने की वैल्यू कम थी। तो अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रभावमयी और यह अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था है वो शुरू हो गई। चलो हम उसी विनिमय दर की तरफ ही लौटते हैं कि क्या है इनके विषय में। ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन की बात आती है। विनिमय दर क्या है? इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों को राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा गया है कि हमारे देश की जैसी मुद्रा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ जोड़ा गया है। हमारे देश की मुद्रा की वैल्यू क्या है, जैसे हम आज के देखते हैं रुपया डॉलर के मुकाबले क्या है, दिनार के मुकाबले क्या है, तो करेंसी की वैल्यू है वो यहाँ देखी जाती है उन सब की यहाँ पे। तो ये विनिमय की दर है। यहाँ पे मोटे तौर पर विनिमय दर 2 प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील। स्थिर आप समझ ही सकते हो, जहाँ बात आती है दर होती है, इनमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, सरकार को नियंत्रित करना पड़ता है, कर सकती है उनमें हस्तक्षेप। तो ऐसे विनिमय दर को स्थिर कहा गया है। और लचीली और परिवर्तनशील विनिमय दर की यहाँ बात आती है तो इसमें विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग और आपूर्ति के आधार पर सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना ही बढ़ती रहती है या फिर कम होती रहती है, वो इसके विषय में बात आती है। सरकार की यहाँ किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होती, अपने आप ही वो जो बढ़ती और घटती रहती है यहाँ बात की गई है। आगे अगर हम बात करते हैं तो 70 के दशक के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके हैं। विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते हैं। यहाँ पे जो जैसे विश्व बैंक बनाया गया है, IMF का निर्माण किया गया है, तो इस तरह की जो संस्थाएं रही हैं उनसे वो कर्ज ले सकते हैं। यहाँ पे अपनी बेरोजगारी की समस्या को वो दूर कर सकती हैं। जहाँ अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस की यहाँ बात आ जाती है कि चीन 1949 में विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन ने नई आर्थिक नीतियों को विनियमित में से बिखराव और पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन जाते हैं। तो यहाँ उसके विषय में बात आती है। 1949 के बाद वो इसमें शामिल हो जाते हैं और विश्व बाजारों में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ने वहां जमकर निवेश करना शुरू कर दिया है। तो चीन क्या देखते हो कि चीन में किस तरह से अमेरिका की है, जापान की है, कोरियाई कंपनियां हैं, किस तरह इन्होंने जो चाइना में अपना व्यापार है या फिर अपनी कंपनियां हैं वो स्थापित की है और वहाँ से उत्पादों को जो दूसरे देशों में निवेश करते हैं। टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, खिलौने हैं, तो सारे मोस्टली जो चीन में ही बने होते हैं जहाँ हम बात करते हैं। और चीनी अर्थव्यवस्था अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ासतौर से वहाँ के कम वेतन का ही नतीजा रही है। भारत भी इस तरह की कुछ नीतियाँ हैं वो अब इस दौर में लाने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो कंपनियां हैं चाइना से निकल रही हैं उन्हें भारत में आमंत्रित कर रहा है, या उन्हें ज़मीन प्रोवाइड कराने की बात है, या उन्हें छूट देने की बात है ताकि वो कंपनियां भारत में आए और भारतीय लोगों को रोज़गार जो उपलब्ध हो और देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती में भूमिका निभाएं। तो ऐसी जो योजनाएं हैं वो भारत बना रहा है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, 3rd चैप्टर। उसके बाद हम 4th चैप्टर के विषय में बात करेंगे जो औद्योगिकरण का होगा, इंग्लैंड से रिलेटेड ही, भारत से रिलेटेड कंप्लीट पूरा का पूरा चैप्टर है। तो आप सबका धन्यवाद।